हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले रॉयल्टी और टेक्निकल नो हाउ जो होता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रॉयल्टी जो होती है ना गाइस, ये एक पेमेंट होता है, ठीक है, जो कि अपन पे करते हैं फॉर यूजिंग सम एसेट्स। कोई भी एसेट जैसे कि बुक हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो इस बुक्स को यूज करने के लिए आपको राइट टू यूज मिलेगा। मतलब उसको यूज करने की आपको आपको मतलब किसी का कोई पर्सनल वो है, लाइक मेरी बुक मान लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी को ये वाली बुक चाहिए, ठीक है, और फॉर यूजिंग पर्पस वगैरह वगैरह, तो गाइस वो लोग ऐसे करके मेरे को पेमेंट करेंगे और फिर मैं उनको रॉयल्टी चार्ज करूंगी। ऐसे करके गाइस बहुत सारी चीजें होती है जिस पे रॉयल्टी लगती है, और फिर रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ता है अपन को वो असेट को यूज करने के लिए। ठीक है, इट्स टाइप ऑफ रेंट फॉर लेमैन टर्म्स। हम जैसे घर यूज करने के लिए रेंट पे करते हैं, वैसे ही कोई असेट यूज करने के लिए अपन को रॉयल्टी पे करना पड़ता है। तो रॉयल्टी एंड रेंट लेमन लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल नो हो क्या होता है? टेक्निकल नो हो का मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जानकारी जो सिर्फ मुझे है। मुझे पता है कि ये वाला फॉर्मूला लगा के ना ये सोल्यूशन निकलता है, बट मैं अपना फॉर्मूला क्यों बताऊँ? मेरा क्या फायदा होगा? मैं क्यों बताऊँ? तो उसके लिए इस टेक्निकल नो हाउ फीस लगती है। मतलब मैं आपको फीस दूंगी, फिर आप मुझे वो फॉर्मूला बताना। तो फिर उसमें टेक्निकल नो हाउ एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गाइस मैगी का जो मसाला है वो ही बहुत टेस्टी रहता है, जिसकी वजह से मैगी इतना चलती है। ठीक है, तो जो मैगी कंपनी वाला है उसके पास है टेक्निकल नो हाउ। और अगर आपको मैगी बनानी है, आपको मैगी की फैक्ट्री डालनी है, तो आपको टेक्निकल नो हाउ फीस पे करके उनसे फॉर्मूला लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस। तो अब आगे अपन लीगल डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जो कि अपने बुक में दिया था। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन से पढ़ेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रॉयल्टी। ठीक है, तो रॉयल्टी जो रहता है गाइस, ये कंसिडरेशन जो रहता है अपन यूज एसेट को करने के लिए देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई भी एसेट आपको यूज करना है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? रॉयल्टी पे कर रहे हो। ठीक है, ये टेंजिबल भी हो सकती है गाइस और इंटेंजिबल भी हो सकती है। ठीक है, हम लोग अक्सर इसको परसेंटेज बेसिस में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस अपन आगे बढ़ते हैं कि ना जो टेक्निकल जो अपना वो होता है टेक्निकल फीस। ठीक है, जो टेक्निकल सर्विस फी पे करते हो आप, कंसीडरेशन पे करते हो गाइस इसमें भी आप। ठीक है, बट इसमें आप किसके लिए करते हो मैम? इसमें हम सर्विस के लिए करते हैं। सर्विस होती है गाइस इसमें, ये असेट है। ठीक है, ये सर्विस है, इट्स लाइक प्रोडक्ट और इट्स लाइक सर्विस। ठीक है, तो इसमें अपन सर्विस मिलती है अपन को। ठीक है, फिर ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स फ्रेंचाइजी राइट्स, जैसे गाइस आप सीसीडी देखे होंगे, कैफे कॉफी डे बहुत सारी जगह होता है, मैकडोनल्ड्स बहुत जगह है, केएफसी बहुत जगह है। तो गाइस क्या केएफसी वाला सारी जगह दुकान खोल के रखा है क्या? नो गाइस, वो अपनी फ्रेंचाइजी राइट देते हैं। मतलब वो अपनी सारी बातें बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और फिर वो फ्रेंचाइजी राइट्स पास ऑन करते हैं। कॉपी राइट्स देते हैं अपन लोगों को। ठीक है, आर्ट वर्क्स, सॉफ्टवेयर पे गाइस, ये सब चीज़ पे ट्रेडमार्क्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क्स होते हैं, पेटेंट होते हैं, मतलब ये टाइप ऑफ रॉयल्टी है। ठीक है, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह में लगता है। ठीक है, आई होप कहीं सब कहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, फ्रेंचाइजी राइट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है, पेटेंट्स होते हैं। आप अपनी चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हो, उसके लिए आप ऐसा ये सब चीज़ को लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी सारी चीज़ एकदम सिक्योर हो जाए। और उसके बाद अपन रॉयल्टी चार्ज करते हैं जिसको भी अपन यूज़ करने के लिए देते हैं। होप गाइस सब कहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे मेजर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट आखिर क्या है, कैसे करेंगे मैम मेजर? तो गाइस अगर आप एक बार में पेमेंट कर रहे हो, तुरंत आज की आज पूरा पे कर दिए, तो गाइस आप तो वो असेट को कम से कम 5 साल यूज कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल। तो फिर 5 साल अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर 5 साल के लिए इसको एमोटाइज कर देना। ठीक है, उसके सब्सिडी अगर आपको कोई भी रिसीव होती है तो गाइस आपका फर्ज बनता है कि आप उसको जो भी आपकी कॉस्ट है उससे आप उसको डिडक्ट करोगे। क्यों करते हो मैम? क्योंकि गाइस आपका इतना खर्चा लग रहा था, अब सब्सिडी आपको इतनी मिल गई है तो आपको कम खर्चा लग रहा है ना, दैट्स व्हाई। अब नॉर्मल चीज़ों को तो अपन को नहीं लेना है। कोई भी रिकवरी हुई, समझ लो आपने मुझे उधारी दिया था और फिर मैंने उधारी पे कर दिया, तो रिकवरी हो गई आपकी। तो जब आपकी रिकवरी हुई है तो आपको उसको डिडक्ट करना चाहिए। ठीक है, कोई भी नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो बस लग गई है बट असली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उनको अपन को नहीं लेना है। कोई भी आपने पेनल्टी पे की, फाइन पे किया है, वो सब चीज़ को भी आपको कंसीडर नहीं करना है।
देन असाइनमेंट कैसे करोगे कॉस्ट का? कॉस्ट को कैसे असाइन करोगे? तो आप अगर आप देख पा रहे हो, डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हो, अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है, तो आप सीधा लगा दो। नहीं दिख रहा है मैम, चश्मा लगा ली फिर भी नहीं दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यूनिट्स तो दिख रहे हैं ना, यूनिट्स के हिसाब से कर लो। यूनिट कितना प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से कर लो, या यूनिट कितना बेचा उसके हिसाब से कर लो। या मैम नहीं पता, वो सब नहीं पता, तो गाइस कितना पैसा कमाए पता है ना, वो तो उसके हिसाब से कर लो, सेल्स वैल्यू के हिसाब से कर लो। ठीक है। उसके बाद गाइस अगर आप कोई भी ऐसा रॉयल्टी फीस पे कर रहे हो जो कि माइनिंग के ऊपर है, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आता है। ठीक है। और अगर कोई भी आप ऐसा रॉयल्टी पे कर रहे हो जिसको आप असाइन किए हो, तो गाइस उसके नेचर के हिसाब से आप उसको असाइन कर सकते हो और उसके हिसाब से आप फिर फी चार्ज कर सकते हो। ठीक है। प्रेजेंट तो हमेशा की तरह अपन बहुत सारे कैसा भी लाइन से ही पढ़ रहे हैं जिसमें अपन को सेपरेटली करना है। ठीक है। सेपरेट कॉस्ट हेड इसका रहता है, रॉयल्टी करके आप शो कर कीजिए और उसको ऐसे प्रेजेंट कीजिए। ठीक है। डिस्क्लोज क्या करेंगे, क्या बताएंगे मैम हम? आप ये बताओगे कि मैंने कैसे कॉस्ट को असाइन किया है, मेरा कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट क्या था, मुझे डायरेक्टली